वीक एक दो ऐसे जजमेंट आए तो मुझे लगा कि आज ये कहानी सुनाना चाहिए। इशरत जहाँ एनकाउंटर की कहानी, आ, जिसको लेके बहुत सारे हंगामे बवाल हुए। आ, इसका पॉलिटिकल भी काफ़ी इसको मुद्दा बनाया गया, यूज़ हुआ इसका अलग अलग पार्टियों ने, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने। पर पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दो चीज़ें मतलब बोलना चाहिए और बोलना चाहता हूँ। वो ये कि जब कोई क्राइम होता है और उस क्राइम में का इंटेंशन या तो क्रिमिनल की तरफ से हो या फिर पुलिस की तरफ से हो, दोनों ही बराबर बुरा होता है। और किसी क्राइम को या किसी इनकाउंटर को या किसी मर्डर को अगर आप उसका राजनीतिकरण कर देते हैं, उसका पॉलिटिकल इशू बनाते हैं एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो और भी ख़तरनाक होता है। पूरी न सिर्फ जुडिशल सिस्टम के लिए हमारे, बल्कि पुलिस फोर्स के लिए भी, आम लोगों का भी भरोसा टूटता है और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इशरत जहाँ इस सारे कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो ये वो केस है जो लगातार न मालूम कितने सालों तक हेडलाइंस रहीं, सुर्खियाँ रहीं, आज भी इसको लेके बातें होती हैं। और क्यों होती इशरत जहाँ के एनकाउंटर को लेकर, चूँकि इसकी एक तो ज़मीन गुजरात से जुड़ी हुई है और एनकाउंटर करने वाले और भी लोग थे, लेकिन जो मेन इसके टॉप लीडर थे, जो पुलिस वाले अफसर, डीजी बंजारा, जिनका नाम सोहराबुद्दीन इनकाउंटर में था, जिनका नाम कौसर बी, तुलसी प्रजापति। डीजी बंजारा ने 2002 से लेकर 2005 के बीच में गुजरात में करीब 20 इनकाउंटर किए थे और बाद में जो जांच हुई सब कुछ, उसमें ज़्यादातर एनकाउंटर फेक और फर्जी निकले थे। ये उनके दामन पे एक दाग है। हालांकि 2013 में पुलिस फोर्स से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ये कहते हुए कि गुजरात सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है और उन जैसे दूसरे पुलिस अफसर जिनके ऊपर फेक एनकाउंटर का इल्ज़ाम है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इस गुस्से में इस्तीफ़ा भी दे दिया। 8 साल जेल में रहे बंजारा और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में। लेकिन वो इशरत जहाँ केस के मामले में भी उनसे बाकायदा पूछताछ हुई उनको, और जेल में रहे। इशरत जहाँ 19 साल की एक लड़की, मुंबई के ठाणे इलाके में एक मुमरा इलाका है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ की रहने वाली, बैचलर ऑफ साइंस स्टूडेंट थी। वो पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में। 7 भाई बहन, जिसमें दूसरे नंबर पे वो। उसके फादर का एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम था मुंबई में ही, मोहम्मद शमीम रज़ा। और उनकी जो वाइफ थी वो एक मेडिसिन पैकेजिंग कंपनी में काम करती थी और दोनों हस्बैंड वाइफ 7 बच्चों को पाल रहे थे, उनमें एक इशरत जहाँ भी थी। 2002 में इशरत जहाँ के फादर की मौत हो जाती है। फादर की मौत के बाद चूँकि घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के पास में ही ट्यूशन का काम शुरू कर देती है। और वो बच्चों को, चूँकि वो खुद कॉलेज में पढ़ रही थी, तो बच्चों को वो ट्यूशन देने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान मुंबई में ही मुमरा के करीब जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उसकी मुलाकात एक जावेद शेख नाम के शख्स से होती है, जो केरल का रहने वाला था। बाद में पता चलता है कि वो जावेद शेख असल में उसका असली नाम प्रनेश पिल्लई था और उसने रिलीजन चेंज किया और जावेद शेख अपना नाम रख लिया। वो गल्फ़ भी गया था, फिर मुंबई आया। इसके बाद ये भी बात होती है कि इशरत जहाँ और जो जावेद शेख हैं, इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोनों करीब आते हैं। हालांकि ये भी कहते हैं कि दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। जबकि जो प्रनेश पिल्ले हैं, उसके फादर का कहना था, बाद में उन्होंने बताया कि उन दोनों ने शादी की थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ या सबूत नहीं है, क्योंकि इशरत जहाँ के घर वाले लगातार इस बात से इनकार करते रहे। तो ये सब कुछ चल रहा था। इशरत जहाँ ट्यूशन दे रही थी, साथ में अपनी पढ़ाई कर रही थी। प्रनेश वहाँ पे जावेद शेख के नाम से था और वो पार्ट टाइम जावेद शेख के लिए भी काम करती थी। उसकी एक तरह से सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी वो, उसके अकाउंट्स को हैंडल किया करती थी। और ये बात इशरत जहाँ के घर वालों को मालूम थी, लेकिन इशरत जहाँ के घर वाले जो हैं वो जावेद शेख यानी कि प्रनेश पिल्लई को पसंद नहीं करते थे और इशरत से उसका मिलना जुलना भी उन लोगों को पसंद नहीं था। जबकि काम के सिलसिले में कई बार इशरत जावेद के साथ मुंबई से बाहर भी जाती थी, तो वो जहाँ बाहर जाना भी इशरत के घर वालों को नागवार गुजरता था, पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा था। तभी 11 जून 2004 को इशरत जहाँ अपने घर ये कहती है कि उसे एक ज़रूरी काम से जावेद शेख मतलब एलियस प्रनेश पिल्ले नासिक जाना है और वो नासिक जा रही है साथ में। वो 11 जून को 2004 को नासिक के लिए निकलती है। 11 जून को वो नासिक से फ़ोन भी करती है और कहती है कि मैं नासिक बस स्टॉप पे हूँ
और जावेद कहीं काम से गया और अभी आएगा, फिर मैं निकल जाऊँगी। थोड़ी देर के बाद वो फिर दूसरा कॉल करती है और वो आखिरी कॉल था उसका। मुझे कहती है कि जावेद तो आ चुका है लेकिन उसके साथ कुछ अजीब से लोग हैं और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। इसके बाद फिर फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं होती और ना कोई कॉल आता है। ये कहानी का एक पार्ट है जब इशरत जहाँ घर से गायब हुई। इसके बाद 11 जून की बात है। 14 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में जो वहाँ की पुलिस थी और जिसमें बंजारा भी थे और वहाँ की जो क्राइम ब्रांच, इनके एक जॉइंट ऑपरेशन में 4 लोग मारे जाते हैं। उन 4 में एक इशरत जहाँ थी। जो 4 लोग मारे गए थे उनमें से इशरत जहाँ के अलावा जावेद शेख यानी प्रणेश पिल्ले था वो भी। इसके अलावा जो बाकी 2 लोगों की पहचान गुजरात पुलिस बताती है, उनमें से एक अमजद अली राणा और दूसरा जीशान जौहर। इन दोनों के बारे में ये था कि ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे और ये चारों एक साथ थे। और उसके बाद इनकी एनकाउंटर के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 14 जून को और बताती है कि ये चारों लश्कर के एक मॉड्यूल थे। ये लश्कर के से जुड़े हुए थे और लश्कर के लिए काम कर रहे थे और अहमदाबाद में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमला करने या जान से मारने के लिए लश्कर ने इन्हें भेजा था और उसकी भनक पहले लग गई और इसलिए उस मिशन को नाकामयाब कर दिया गया और ये चारों जो है एनकाउंटर में मारे गए। ये गुजरात पुलिस ने कहानी सुनाई। अब जब ये कहानी सुनाई तो उसके बाद बाकी जो 3 थे केरल में, जो जावेद शेख, उनके घर वालों ने आवाज़ उठाई कि उनका बेटा कभी इस तरह का था नहीं, रहा नहीं। और इशरत जहाँ के घर वाले पहली बार टीवी पे खबर देखने के बाद ये सामने आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी एक सीधी सादी लड़की है और उसका लश्कर और ये सारी चीज़ों को मतलब नहीं है और उसको फर्जी तरीके से मारा गया है। तो वो आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर ये मामला, चूँकि उससे पहले भी गुजरात में कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिस पर उंगली उठ रही थी, तो ये मामला भी उसमें शुमार हो जाता है। खैर, पुलिस की कार्रवाई के बाद इशरत जहाँ की बॉडी है वो उनके घर वालों को सौंप दी जाती है। प्रणेश पिल्ले की बॉडी उसके घर वालों को, और जो बाकी 2 थे राणा और अमजद जो पाकिस्तानी, उनकी बॉडी को कोई क्लेम नहीं करता है, तो गुजरात पुलिस ही उनको दफना देती है। इशरत जहाँ की बॉडी को जब मुंबई लाया जाता है, मुमरा अपने इलाके में थाने में, तो तब तक ये मामला गर्म हो चुका था। करीब 10-15 हज़ार लोग उसकी मैयत में शामिल हुए और एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि गुजरात पुलिस ने ये एनकाउंटर नहीं, ये कत्ल है और मारा गया है। तो इसको लेके हंगामा होता है, जांच की मांग होती है, सारी चीज़ें उठ रही होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो उसमें बेसिक चीज़ यही आ रही थी कि जो कहानी थी गुजरात पुलिस की, कि लश्कर के 4 लोगों को लश्कर ने भेजा था और इसमें से इशरत जहाँ जो है वो एक तरह से उनकी फ़िदायीन थी, मतलब सुसाइड बॉम्बर। और ये बाकी 3 लोगों के साथ मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की इनकी साजिश थी। ये पूरी कहानी थी। मामला कोर्ट में जाता है। इसके बाद जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, जब ये हंगामा उठता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और गलत तरीके से मारा गया है, तो एसपी तमांग, ये गुजरात के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, इनको जांच की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस एनकाउंटर की जांच कीजिए। 2004 में इनको जांच दी जाती है। करीब 5 साल ये लेते हैं और 7 सितंबर 2009 को ये अपनी जांच रिपोर्ट जमा करते हैं। और इस जांच रिपोर्ट में इन्होंने जो बात कही वो ये थी कि करीब 243 पेज की जांच रिपोर्ट थी। तो उनका ये था सिंपल सा कि ये कोई इनकाउंटर नहीं था बल्कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और पुलिस ने इन चारों की हत्या की है। और इसके लिए डीजी बंजारा, जो उस वक्त के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनको कटघरे में खड़ा किया गया। एक अमीन थे, उनको खड़ा किया गया। जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मोटा मोटी बात बताई थी वो ये थी कि इन लोगों को पुलिस ने पहले से उठाया था। 14 जून को जो है ये लोग नहीं पकड़े गए थे बल्कि उससे पहले से थे। और फिर इनको न सिर्फ पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई बल्कि इनके पास जो हथियार रखे गए AK-47 गोला बारूद, वो भी सब पुलिस ने मैनिपुलेट किया था।
और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो जांच की उससे ये पता चला कि इनका लश्कर से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। अब जब ये रिपोर्ट आई तो जाहिर सी बात है कि हंगामा होना था और हंगामा हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट को गुजरात सरकार ने फिर चैलेंज किया हाईकोर्ट में। जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो फिर हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर एक SIT बनेगी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो इस मामले की दोबारा जांच करेगी। तो SIT बनाई गई और SIT की बाकायदा टीम ने इस पूरे मामले की जांच की। 21 नवंबर 2011 को, मतलब 2009 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके 2 साल के बाद 2011 में गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में बनाई गई SIT की टीम, जो कि हाईकोर्ट के ही अंडर में काम कर रही थी, उसने 21 नवंबर 2011 को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी। और उसने अपनी ये रिपोर्ट में यह कहा कि एनकाउंटर फेक था, फर्जी था। और इसमें उन्होंने कई IPS अफसर और पुलिस वालों को बाकायदा नामजद किया, करीब 20 लोग, जिसमें कई IPS थे। तो पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसकी रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद फिर हाईकोर्ट की निगरानी में बनी SIT की टीम, SIT ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने भी इसको माना कि ये जो है ये फर्जी इनकाउंटर था, फेक इनकाउंटर था, ये जेन्युइन नहीं था। इसके बाद अब मामला फिर जब ये रिपोर्ट आ जाती है तो ये होता है कि इसमें कई और चीज़ें हैं, तो इसलिए इसकी फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए इसको CBI को मामले को सौंप दिया जाए। अब CBI इस मामले की जांच करती है। पहली जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट दी, दूसरी जांच SIT ने की, उसने अपनी रिपोर्ट दी। ये दोनों अभी तक इस चारों लोगों की मौत को फर्जी बता रहे थे, फेक इनकाउंटर बता रहे थे। अब तीसरी जांच CBI की निगरानी में होती है। CBI पूरे मामले की जांच करती है और इसके बाद CBI अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। और CBI की जांच भी आखिरी में यही निकलती है कि 14 जून 2004 को जिन 4 लोगों को मारा गया था, वो कोई इनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक फर्जी इनकाउंटर था, वो एक मर्डर था। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब CBI अपनी चार्जशीट में जो कहानी बताती है वो ये कहानी है कि 11 जून को इशरत जहां मुंबई से चली, मुमरा से, अपने घर से, थाने से नासिक के लिए, ये बात सच है। लेकिन इसके बाद जब वो निकलती है तो 12 जून को इशरत जहां और उसके साथ जो प्रनेश पिल्ले और उर्फ जावेद शेख, इन दोनों को वसाद इलाका है एक, वहाँ के टोल बूथ से, ये डिस्ट्रिक्ट आनंद में पड़ता है गुजरात में, वहाँ से इन दोनों को जो गुजरात की पुलिस है वो उठा लेती है। और तब ये लोग एक कार में थे, MH02JA 4786, और इन दोनों को उठा लेती है। और उसके बाद उठाने के बाद इन्हें अपने साथ अहमदाबाद के बाहरी एक इलाका है, एक हाईवे के करीब, खोडियार फार्म, वहाँ ले जाती है और वहाँ गैर कानूनी तरीके से इन दोनों को अपने हिरासत में रखती है। 12 जून से पहले पुलिस जो है वो 2 और लोगों को ऑलरेडी उठा चुकी थी जो इसमें मारे गए थे, अमजद अली राणा और जीशान जौहर। तो जीशान जौहर और अमजद अली राणा पहले से ही गुजरात पुलिस के कब्ज़े में। 12 जून को इशरत जहां और जावेद शेख को भी उठा लेते हैं। उसके बाद इनको उठाने के बाद 13 जून को जो बाकी 2 लोग थे, अमजद राणा और जीशान, इनको भी पुलिस उसी जगह ले आती जहां इशरत जहां और जावेद शेख को रखा गया था। 13 जून को लाने के बाद बाकायदा जो गुजरात की पुलिस है, बंजारा के नेतृत्व में और वहाँ के स्पेशल ब्रांच के नेतृत्व में, ये लोग पूरी एक प्लानिंग करते हैं। ये पूरी चार्जशीट का हिस्सा है जो CBI का है। और उसके बाद फिर ये तय होता है कि 14 जून को इन चारों को मार दिया जाएगा। 14 जून की सुबह सुबह इन चारों को उस फार्म से निकाला जाता है और बाहर ले जाया जाता है। उससे पहले वहाँ की जो SIB है, डिपार्टमेंट पुलिस की, वहाँ से 14 जून को ही सारे हथियार मंगाए जाते हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड पर। चूँकि आप जब इस तरह के को ऑपरेशन करते हैं तो कितने वेपन्स, कारतूस, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलती हैं। तो SIB ऑफिस अहमदाबाद से बाकायदा सारे हथियार लिए जाते हैं और उन हथियार को लेकर जो SIB की टीम है वो खोडियार फार्म पर पहुंचती है जहां ये 4 लोग गैर कानूनी तरीके से रखे गए थे। इसके बाद इन चारों को निकाला जाता है, एक सुनसान जगह पे ले जाता है सुबह सुबह,
और जो सीबीआई की चार्जशीट है उसके हिसाब से जो पुलिस अफसर हैं एक एन के अमीन, ये 9mm पिस्टल से 5 राउंड गोली चलाते हैं। जेजी परमार दूसरे पुलिस अफसर हैं, ये 4 राउंड अपने रिवॉल्वर से चलाते हैं। तरुण ब्रॉड ये 6 राउंड अपने रिवॉल्वर से और 3 राउंड एक आई.के. चौहान दूसरे पुलिस अफसर हैं उनके रिवॉल्वर से गोली चलाते हैं। मोहन कलसवा ये 32 राउंड फायर करते हैं AK-47 से और 10 राउंड फायर करते हैं AK-47 ही जो कमांडो मोहन नानजी का था। इसके अलावा अनाजू जीमान चौधरी ये 10 राउंड अपने स्टेन गन से फायर करते हैं। तो 32, 10, 42, 10, 52 और 6 और 3, 9, 52 और 9, 62 और 7, 8, 71, 61 और 4, 65 और 5, 69 राउंड्स टोटल फायर होता है। और उसके बाद ये चारों मारे जाते हैं। इनके बाद मीडिया आती है, खबर फैलती है और फिर उसके बाद बताया जाता है, कहानी सामने आती है कि इस तरीके से एक लश्कर का जो एक बहुत बड़ा एक साजिश थी गुजरात के सीएम को मारने की, वो नाकाम कर देते हैं। इसके बाद इशरत जहाँ के घर वाले और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई, फिर 3 कमेटी होती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर SIT, फिर CBI, तीनों अपनी रिपोर्ट देती है। तीनों ने अपनी रिपोर्ट में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है। मतलब इन लोगों को पहले से उठाया गया और मारा गया, इसका मतलब है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये इनकाउंटर नहीं है। ये इस 3 अलग अलग जो इसकी जांच की गई उनमें एक राय ये कॉमन है। लेकिन इस केस को जो कंट्रोवर्शियल सब कुछ हुआ और बनाया गया और इसका पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल लोगों ने, उसकी वजह ये थी कि CBI ने अपनी चार्जशीट में कहीं ये नहीं पुख्ता तौर पे कहा कि इशरत जहाँ का लश्कर के साथ कोई रिश्ता इस्टेब्लिश होता है कि नहीं, ना हाँ या ना। उसी तरीके से SIT की टीम ने जो जांच की वो भी इस पर पूरी रोशनी नहीं डाल सकी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जो था उसने तो कहा ही था कि कोई जांच इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा ये है कि एक RVS मणि ये एक्स अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में। इन्होंने अचानक 2016 में एक इल्ज़ाम लगाया कि ये अंडर सेक्रेटरी थे कि जो इशरत जहाँ की पूरी रिपोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर बदलने के लिए इन पे झूठे इल्ज़ाम मतलब इन पे दबाव डाला गया था। जब SIT इस मामले की जांच कर रही थी अहमदाबाद हाई कोर्ट के निगरानी में, तब SIT की टीम ने बाकायदा ये जो पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं RVS मणि, इनसे पूछताछ की थी और उनका ये कहना था कि SIT की टीम ने उनको टॉर्चर किया था, उनको सिगरेट से दागा था और उनके ऊपर प्रेशर ये डाला जा रहा था कि तुम ये हल्फनामा दो कि इशरत जहाँ लश्कर से नहीं जुड़ी हुई है। ये एक चीज़। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आई, जो पूर्व एक IB के हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे राजेंद्र कुमार, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और SIT की टीम ने जांच की थी, इवन CBI ने, तो पुलिस वालों के अलावा राजेंद्र कुमार IB के जो चीफ हैं उनके ऊपर भी उंगली उठी थी इस इनकाउंटर को लेकर कि इसमें उनका भी रोल रहा है इस फर्जी इनकाउंटर की वजह से, और उसमें वो भी अक्यूज्ड है। हालांकि उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया राजेंद्र कुमार को। इस बीच 2010 में जब हेडली जो मुंबई अटैक के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था, जो पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल है और इस वक्त भी अमेरिका में हिरासत में है, तो मुंबई 26/11 के सिलसिले में जब उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ हो रही थी मुंबई में, तब उसने कहा था कि इशरत जहाँ जो है वो लश्कर की एक फ़िदाइन थी और ये बात ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे बताया था, जो लश्कर का कमांडर पाकिस्तान में है, जो मुंबई 26/11 की जब कहानी सुनाई थी तो आपको याद होगा, जो फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, जो आतंकवादियों को लगातार बता रहा था ऐसे करो, ऐसे गोले फेंको, उसमें एक आवाज़ लखवी की भी थी जिसको चाचा भी कहते हैं। तो हेडली ने ये कहा था कि तब मुझे लखवी ने बताया था कि हमारी एक फ़िदाइन जो है वो मारी गई। लेकिन बाद में फिर हेडली ने ये कहा कि उसे लखवी ने ये बात नहीं बताई थी कि इशरत जहाँ लश्कर से जुड़ी, बल्कि उसे मीडिया के ज़रिए पता चला। ये एक पार्ट। दूसरा, 2007 तक 6-7 में लश्कर के अपने एक साइट पर, जो उनका वेबसाइट होता है, उस पर एक रिपोर्ट डाली उन्होंने कि
ये जो इशरत जहाँ है ये उसकी लश्कर से जुड़ी हुई थी और उसके ऊपर उन्हें फ़ख्र है। और लेकिन उस पर उन्होंने ये भी कहा था कि जब उसको मारा गया, उसकी एक तस्वीर है सारी, तो 3 मर्दों के साथ उसे भी बिना नकाब के उसकी बॉडी वैसी ही पड़ी हुई थी। इसको बाकायदा कोर्ट में प्रूफ भी यहाँ पे बनाया गया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद फिर लश्कर ने ये कहा कि बाकायदा इशरत जहाँ की फ़ैमिली के नाम पे उसने वहाँ से माफ़ीनामा लिखा कि हमारी वजह से इशरत जहाँ की फैमिली और बाकी जो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को तकलीफ़ हुई, कि इसको गलत लिया गया कि इशरत जहाँ से हमारा लश्कर का कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे यहाँ मीडिया में भी आई है खबर। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ है, एक पहले लश्कर ने क्लेम किया, दूसरा अब लश्कर माफ़ी मांग रहा है। तो अब सवाल है कि लश्कर माफ़ी क्यों मांगे, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। तो एक ये कि वो लश्कर की थी कि नहीं थी, लश्कर के ही 2 बोल थे। हेडली ने उधर बताया कि इशरत जहाँ जब मारी गई थी तब लखवी ने उसे कहा था कि हाँ, इशरत हमारी जो है वो लश्कर की एक फ़िदायीन है। लेकिन हेडली बाद में पलट गया, उसने कहा नहीं, लखवी ने मुझे नहीं बताया, तो ये मुझे इंडिया में जो मीडिया में चल रहा था, छप रहा था, उससे मुझे ये जानकारी मिली थी। तो वो भी एक तरह से पलट जाता है। अब ये 3 चीज़ तो हो गई, 3 कमेटी भी हो गई। अब सवाल ये है कि इशरत जहाँ वाकई थी क्या। 2 चीज़ इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो 2 लोग मारे गए थे, इशरत और जावेद शेख के अलावा ज़ीशान जौहर और अमजद अली राना, ये दोनों पाकिस्तानी सिटीज़न थे और इसलिए इनकी बॉडी को किसी ने क्लेम भी नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी है कि इन दोनों का लश्कर से ताल्लुक़ था। अब बाकी बचे 2, क्योंकि ये दोनों हिंदुस्तानी, प्रणेश पिल्ले उर्फ जावेद शेख, इशरत जहाँ, ये दोनों, एक केरल एक मुंबई की। तो इनका क्या कनेक्शन इन 2 लश्कर के लोगों से। तो इस पर एक कहानी आई और जिसको लेके तमाम बातें हुई हैं, लेकिन इसको पुख्ता तौर पे कभी किसी ने कहा नहीं है। वो कहानी ये है कि अच्छा, इन लोग जब चारों को मारा गया था गुजरात पुलिस ने, तो एक तो ये था कि मोदी को मारना, नरेंद्र मोदी को, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और रीज़न ये था कि जो गुजरात के दंगे हुए थे उसका बदला लेने के लिए ये कत्ल करने के लिए आए थे। ये थ्योरी थी। अब जो इसमें जो चीज़ें ये सारी अब रिपोर्ट के बाद की बाहर की चीज़ें आती हैं कि इसमें कोई शक नहीं था कि 2 पाकिस्तानी थे, 2 लश्कर के साथ थे। लेकिन जिस तरीके से जावेद शेख उर्फ जो प्रणेश पिल्ले, उनके घर वालों ने हमेशा कहा कि उनका बेटा जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, इशरत जहाँ की फैमिली ने कहा। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए, कई बार ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं वो अपने परिवार से शेयर नहीं करते हैं, तो झूठ और सच क्या होता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है और जो ये इस सर्किल में सब जानते हैं, वो कहानी क्या है, वो ये है कि गुजरात में दंगे के बाद ये फैक्ट है कि कुछ आतंकवादी संगठनों ने तब के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी, क्योंकि वो इस दंगे के लिए उनको जिम्मेदार मानते थे और वो चाहते थे बदला लेना। और ऐसी आईबी की भी रिपोर्ट थी। तो ये सारी रिपोर्ट आईबी की हुआ करती थी। तो उस वक्त कश्मीर में कोई एक टेररिस्ट ऐसा पकड़ाया था जो आईबी के इनपुट पे पकड़ाया था, और उसने खुलासा किया था कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो गुजरात के सीएम को निशाना बना सकते हैं। आईबी ने ये इनपुट गुजरात पुलिस को पास किया था, और तभी ये जो आईबी के हेड इस पूरे एनकाउंटर में जिनका नाम आ रहा था, राजेंद्र कुमार, जिनको सीबीआई ने भी कहा कि वो शामिल हो सकते हैं, तो अब ये पता नहीं था कि वो लोग कौन हैं। तो एक जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि इशरत जहाँ और प्रणेश पिल्ले ये आईबी के ब्लैक ऑप का हिस्सा थी, मतलब ब्लैक ऑपरेशन का। अब ये होता क्या है, वो ये कि या तो अब इसमें फिर 2 चीज़ें आएंगी, या तो आईबी के पास ये इनपुट थी कि इशरत जहाँ वाकई लश्कर से जुड़ी हुई है और प्रणेश उस जावेद शेख भी जुड़ा हुआ है, तो आईबी ने इन दोनों को पकड़ा। उसके बाद इन दोनों को उन्होंने ट्रैप किया और कहा कि देखो, तुम हमारे लिए काम करो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जनरली ऐसा होता है खुफिया एजेंसियों में, और नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे या पकड़े जाओगे। तो कहानी जो है वो ये है कि इशरत जहाँ और शेख ये आईबी के लिए काम करने लगे, और इन्होंने ये पता करने के लिए कि कौन कौन है, क्या है, कैसे हैं, उसके लिए भी एक ट्रैप किया गया कि ऐसे लोगों के ज़रिए जो आतंकवादी संगठनों में शामिल हैं उन तक पहुंचना और उनको ये बताना कि हम भी बहुत नफ़रत करते हैं और हम भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। तो इस तरीके से ये जो एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, और उस नेटवर्क के ज़रिए ये
लश्कर के कुछ लोगों तक पहुँचे, जिनमें से एक ज़ीशान जौहर था और एक अमजद अली राणा था। और ये दोनों जो है फिर इशरत और शेख इनके संपर्क में आए और ये कहा कि हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं और तुम और इस मिशन को अंजाम देंगे। और इन दोनों के ट्रैप में फंसकर वो दोनों आए, और जब वो दोनों आए तो उसके बाद उन दोनों को उठाया गया और फिर इन दोनों को उठाया गया और चारों का इनकाउंटर कर दिया गया। ये एक कहानी चलती है, जो एक पार्ट है कि ये एक ऑपरेशन जो है ये आई, और इसीलिए जो आईबी के चीफ हैं, जिनको शुरू से इस कटघरे में राजेंद्र कुमार को खड़ा किया गया, जिन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगा, अक्यूज़ तक बनाया गया, तो ये कहानी ये थी। तो दो पार्ट हैं इसके, एक के तीन जांच में यह है कि ये इनकाउंटर फेक है, लेकिन जो बदकिस्मती की बात है वो ये कि एक भी चीज़ आज तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि वाकई जो बाकी दो पाकिस्तानियों को छोड़कर जो प्रणेश है और जो इशरत जहाँ है, इसका लश्कर से कितना लिंक है, क्या लिंक है क्योंकि अपनी रिपोर्ट में ये साबित नहीं किया जा सका। और फिर दूसरी तरफ ये अंडर सेक्रेटरी का आकर बयान की उस पर दबाव डाला गया उन पर कि कोर्ट में ये कहा जाए कि वो लश्कर के साथ थी। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर इस केस को इतना ज़्यादा उलझा के रख दिया कि इसका सच आज भी क्या है किसी को नहीं मालूम। क्योंकि एक तो जिस तरह से हेडली का बयान अपने आप में वो भी काफ़ी था कि अगर वो कहता है लखवी ने उसे बताया और फिर वो पलट जाता है, तो इन चीज़ों ने। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अब जो पॉलिटिक्स की मैंने बात की थी कि उस वक्त सेंटर में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की थी, वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में, तो फंसाना एक दूसरे को। ये भी कहा गया था कि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि जो आईबी ने बाद में एक रिपोर्ट दी थी दिल्ली में कि वाकई गुजरात दंगे को लेके वहाँ के सीएम की जान को ख़तरा है और उसके लिए उनके पास प्रूफ है कि इशरत जहाँ जो है वो लश्कर के साथ जुड़ी हुई है। और ये पूरी रिपोर्ट थी, लेकिन कहते हैं कि जब जो दिल्ली में सरकार थी उसने इस रिपोर्ट की फ़ाइल को दबा दिया और उसने कहा कि आप चुप रहिए। ये भी पब्लिक डोमेन में है, बाकायदा मीडिया में है। तो कुल मिलाकर इशरत जहाँ का लश्कर के साथ क्या रिश्ता है, ये आज भी एक पहेली है। लेकिन एक फैक्ट है, वो ये है कि ये जो चारों लोग मारे गए, ये इनकाउंटर जो है ये फर्जी था, फेक था, ये हर 3 जांच कमेटी में सामने बात आ गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये पकड़े जा सकते थे, ये बात वही आती है जिसको लेकर कोर्ट ने भी एक बार कहा इसमें, तो फिर आप उनसे बहुत सारी चीज़ें उगलवा सकते थे। और आपने उगलवाने की बजाय उनको सीधे मारा, मतलब एक तरह से ये पुलिस कस्टडी में मारा। और पुलिस कस्टडी भी इलीगल, क्योंकि उनकी आपने रिमांड तो ली नहीं, रिमांड लेते तो शायद इनकाउंटर ना होता। तो और उस पर से ये कि फिर सवाल ये उठना चाहिए कि आप क्या हैं क्या नहीं उससे छोड़ो, क्या पुलिस को ये हक है कि वो पुलिस कस्टडी में ही मारना शुरू कर दे। लेकिन इस सवाल को भुलाकर यहाँ पे सवाल ये उठने लगा कि लश्कर की है कि नहीं, ये वाकई मारने आई थी कि नहीं आई थी। ये सारी चीज़ों में जो असली मुद्दा था इस केस का वो उलझ के रह गया और उस पर कोई बात नहीं करता, कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति सबसे गंदी है।